विद्युत चुंबकीय तरंगें पार्ट 2। देखिए, इससे पहले हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ा। क्या हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें? विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए मैक्सवेल ने क्या सिद्धांत दिया? विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या क्या गुण हैं? और विस्थापन धारा के बाद हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए मैक्सवेल्स इक्वेशंस पढ़ी थी। काफी चीजों पर डिस्कस हो चुका था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है विद्युत चुंबकीय तरंगें कितने प्रकार की हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी, अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ एंड अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, और उनके यूजेज क्या क्या है, उनके उपयोग हम देखते हैं, और वो कैसे उत्पन्न होंगी, किसने उनकी डिस्कवरी की। ये छोटी छोटी बातें इस भाग में हम स्टडी करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार में आने से पहले हम क्या करते हैं कि हम दृश्य प्रकाश को देखते हैं, विजिबल लाइट को देखते हैं, क्योंकि जो दृश्य प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का एक छोटा सा भाग है, और उस विजिबल लाइट के वेवलेंथ के बढ़ते और घटते क्रम को देखते हैं तो हमको विद्युत चुंबकीय तरंगें याद हो जाएंगी। देखिए, एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रहा हूं, ये देखिएगा, विजिबल पोर्शन है, विजिबल लाइट लिख देता हूं। इसकी वेवलेंथ, जो एक्यूरेट वेवलेंथ है, वो है भाई 3900 एंगस्ट्रॉम से ये 7600 या 7800 एंगस्ट्रॉम तक है। हम इसको याद करने के लिए देखिए, ये जो दृश्य प्रकाश है, इस दृश्य प्रकाश के, ये विजिबल पोर्शन है, दृश्य प्रकाश, इसके मिनिमम वेवलेंथ को लगभग हम 4000 एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम, एंड मैक्सिमम जो अपर लिमिट है उसको 8000 एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं याद करने के लिए, और लगभग है भी यही, आप इसको याद करेंगे। ये विजिबल लाइट है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600, 7700, 7800, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा होगा, परंतु जो एक्यूरेसी है उसके अकॉर्डिंग 3900 से 7800 है होने को। परंतु हमने मिनिमम वेवलेंथ क्या मान ली, 4000 एंगस्ट्रॉम, और मैक्सिमम क्या मान ली, 7800। ये लैम्डा मिनिमम और ये लैम्डा मैक्सिमम, ये रेंज है इसकी। इसको मीटर में यदि हम लिखेंगे तो 4 गुणा 10 की घात ऋण 7 मीटर, बार बार हम पढ़ते आए हैं, और ये है लगभग 8 गुणा 10 की घात ऋण 7 मीटर। ये विजिबल लाइट है। अब हम क्या करें, इसके तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम को देखें और तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम को देखें। तो दृश्य प्रकाश से कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है, उससे कम वेवलेंथ वाला होता है, वो होता है परावैगनी, अल्ट्रावायलेट। इसको कहते हैं यूवी रेज। इसकी वेवलेंथ है 4000 से कम। 4000 से कम कहां तक, 100 एंगस्ट्रॉम तक, 100 टू 4000 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में लिख लीजिएगा। और उससे कम क्या है फिर, और उससे कम आते हैं, उससे कम है एक्स रे। अभी मैं पूरी टेबल दे रहा हूं, आप थोड़ा सा रफ समझिएगा इसको। इसकी है मैक्सिमम 100 से शुरू होगा, कम की ओर जा रहे हैं तो कम कहां तक आएगा, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में लिख लेंगे आप।
मतलब ये है 10⁻⁻8 मीटर, ये है 4 × 10⁻⁻7 मीटर, ये है 10⁻⁻10 मीटर टू 10⁻�8 मीटर। और उसके बाद गामा रे, गामा रेंज इसकी वेवलेंथ होती है 1 एंगस्ट्रॉम से कम, कहाँ तक? 0.0001 एंगस्ट्रॉम टू आती है 1 एंगस्ट्रॉम तक। ये घटता क्रम हुआ। दृश्य प्रकाश से नीचे पराबैंगनी, और पराबैंगनी से नीचे एक्सरे, एक्सरे से नीचे गामा रे। ये घटती तरंग दैर्घ्य। याद हो गया, दृश्य से कम किसकी? पराबैंगनी की, यूवी की, यूवी से कम किसकी? एक्सरे की, और एक्सरे से कम किसकी? गामा रे की। यदि मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है भाई? हमको मालूम है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। यहां तो हमने एंगस्ट्रॉम में लिख दिया, क्योंकि जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो उसको एंगस्ट्रॉम में लिखना संभव नहीं हो पाएगा, तो हम उसको किस में लिखेंगे? मीटर में ही लिखेंगे। अब इसके बढ़ते क्रम, सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य है गामा रे, उससे बड़ी एक्सरे, उससे बड़ी यूवी पराबैंगनी, और उससे बड़ी दृश्य। क्योंकि इसको तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, 4000 से 7800 वाली। अब हम इससे ऊपर चलते हैं। देखिएगा, इससे ऊपर बढ़ती तरंग दैर्घ्य पे चलें तो इससे ऊपर कौन होती है भाई? इससे ऊपर होती है अवरक्त। अवरक्त, इसको कहते हैं इंफ्रारेड। ये मैं रफ एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं याद करने के लिए। इंफ्रारेड कहां से? 8000 से ऊपर को कहां तक जाएगा? मैं अब मीटर में लिखूंगा। 8000 से ऊपर को मिनिमम होगी 8000 एंगस्ट्रॉम, और मैक्सिमम होगी 10 लाख एंगस्ट्रॉम। 10 लाख एंगस्ट्रॉम मीन्स मीटर में लिखेंगे तो 8 × 10⁻⁻7 मीटर। अब हम एंगस्ट्रॉम में नहीं लिखेंगे, मीटर में ही लिखेंगे। 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर। ये लगभग अवरक्त की होगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इतने एंगस्ट्रॉम होती है भाई। क्योंकि 10⁻³ आएगा 7 ऋण 7 और ऋण 3 मीटर, तो इसका मतलब लगभग इतना आएगा। अभी देखते हैं इसको, पूरा चार्ट मैंने बना रखा है। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं। इंफ्रारेड के बाद अपर लिमिट होती है, और ऊपर चलते हैं तो माइक्रोवेव्स। ये सूक्ष्म तरंगें हैं। इनकी वेवलेंथ लगभग ये 10⁻³ मीटर टू 1 मीटर, नियरली एक एवरेज है। और उसके बाद रेडियो वेव्स, और इन रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है 1 मीटर से शुरू होती है, लगभग नियरली, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा होगा, परंतु आप याद रखिएगा 1 मीटर टू 10 की पावर, एवरेज में मानिएगा आप 5 मीटर, वैसे 7 मीटर तक होती है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग, क्योंकि ये रेडियो वेव 2 प्रकार की होती है, लॉन्ग और शॉर्ट। शॉर्ट रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव। तो हम इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। पूरा ब्रीफली एक मैंने चार्ट बना रखा है, समरी बना रखी है, उसको आप याद कर लेंगे, वो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। देखिएगा कैसे याद करेंगे आप। दृश्य से घटते क्रम, दृश्य से छोटा पराबैंगनी, पराबैंगनी से छोटा एक्सरे, एक्सरे से छोटा गामा रे, ठीक है। गामा रे के बाद और छोटी वेवलेंथ आती अंतरिक्ष किरण कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी दृश्य प्रकाश से बढ़ती हुई अवरक्त तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, रेडियो तरंगें 2 प्रकार की होंगी, लघु रेडियो और दीर्घ रेडियो। तो आइए
इसको आप समझते हैं। ये देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार हमने अभी याद किया, हमने थोड़ा सा एक रफ आइडिया देखा कि दृश्य प्रकाश से नीचे और ऊपर जाना है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली जो किरणें होती हैं उनको कहते हैं गामा किरणें, गामा रेज। और इनकी वेवलेंथ जो है 1 एंगस्ट्रॉम टू 10⁻⁻⁴ एंगस्ट्रॉम। और मीटर में लिखेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर। और ये वेवलेंथ इनकी कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा, क्योंकि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है, फ्रीक्वेंसी का रेंज 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻21 22 हर्ट्ज तक ये फ्रीक्वेंसी का रेंज है। हाई एनर्जेटिक वेव है गामा रेज। उच्च आवर्ती की तरंगें हैं, निम्न तरंगदैर्घ्य उच्च आवर्ती की तरंगें हैं। और इनकी डिस्कवरी 1896 में बेकुरेल और क्यूरी के द्वारा की गई। और इनकी विशेषता यह है कि इनकी एनर्जी, ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण, एनर्जी मैक्सिमम होने के कारण इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, इनकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और इनका उपयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं में किया जाता है, कृत्रिम रेडियो एक्टिवता में किया जाता है, धर्मिता में किया जाता है, और कैंसर चिकित्सा में बहुत ही ज़्यादा उपयोग इसका होता है। क्योंकि जो कैंसर सेल्स होती हैं, गामा किरणों को उन सेल्स पर डाल करके उनको डेड कर दिया जाता है। बस ब्रीफली आपको याद रखना है तो गामा किरणें, इनकी दो चीज़ें आपको अवश्य याद रखनी है और इनका उपयोग याद रखना है। मैंने पूरा एक चार्ट बना दिया है बहुत शॉर्ट में। वेवलेंथ हो गया 1 एंगस्ट्रॉम टू 10⁻⁻4 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में लिख लीजिएगा। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, हमको मालूम है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये सबको याद है तो आप मीटर में भी याद रख लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आते हैं बढ़ते हुए वेवलेंथ में चल रहे हैं, मतलब घटती हुई आवृत्ति और घटती हुई ऊर्जा में चल रहे हैं। क्योंकि आवृत्ति घटेगी तो ऊर्जा भी घटेगी। E इज इक्वल टू एच न्यू, प्लांक की थ्योरी है, अभी पढ़ेंगे उसको। उसके बाद कम तरंग, उससे कम तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं एक्सरे, एक्सरेज कहलाती है। और इनकी तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम से शुरू होती है, कहां तक? 100 एंगस्ट्रॉम तक, मतलब 10 की घात -8 मीटर से 10 की घात -10 मीटर, -10 से -14 और -8 से -10। और इनकी फ्रीक्वेंसी का रेंज है 10⁻16 हर्ट्ज टू 10⁻18 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी का रेंज हो गया और ये हो गया वेवलेंथ का रेंज। कितना? 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम वाली, या 100 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम वाली किरणें है एक्स किरणें। ये जितनी भी हम विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्टडी कर रहे हैं, इन सब के लिए एक चीज समान होती है, ध्यान रखिएगा, इनकी स्पीड वैक्यूम पे सेम होती है। सी, ये भी सी चाल से चलेगी, ये भी सी चाल से चलेगी, ये सब की सब सी चाल से चलेगी। इनकी डिस्कवरी हुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा और हमेशा हमेशा के लिए इसको नोट भी रखिएगा। 1895 ईस्वी में प्रोफेसर रंजन द्वारा हुई। जब एक्स किरणों की खोज हुई, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को जब किसी भारी लक्ष्य से टकराया जाता है तो उसका 1% से भी कम भाग
एक्स किरणों का उत्पादन करता है। और एक्स किरणों की खोज के बाद फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू हुए थे भाई, ये ध्यान रखिएगा। और पहला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एक्स किरण की डिस्कवरी के लिए प्रोफेसर रंजन को मिला, ये अवश्य ध्यान रखिएगा। और इनका उपयोग बहुत ही ज्यादा है भाई। कैसे ज्यादा है मैंने ब्रीफली तो लिखा हुआ है, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। एक तो चिकित्सा में बहुत ज्यादा, देखो एक्सरे करा लीजिए, किसी की हड्डी टूट गई या किसी के पेट में ट्यूमर है तो एक्सरे, या ब्रेन ट्यूमर है एक्सरे करा लीजिए। तो एक्सरे किरणों का, एक्सरेज का जो मुख्य उपयोग है वो चिकित्सा में तो है ही है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल फील्ड है, औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है। जब हम मेटलिक रॉड्स, गार्डर ये बनाते हैं तो उन सबको, पाइप्स इनको बनाया जाता है तो एक्सरे स्क्रीन से गुजारा जाता है कि कहीं जो रॉड्स हैं उनमें खड़े, आड़े, तिरछे क्रैक तो नहीं है। यदि क्रैक है तो फिर से उसको दोबारा पिघला करके दोबारा बना लिया जाता है। इसके अलावा जासूसी में भी इसका उपयोग होता है। देखिए, हम मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे और एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सबसे पहले एक्सरे स्क्रीन से हमारा सामान को गुजारा जाता है कि इसमें कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है। तो इंडस्ट्रियल में तो है ही है, और ज्यादा उपयोग है। इसके अलावा जासूसी में भी इसका उपयोग होता है। जासूसी में क्या भाई, कोई बंदरगाह पे आ रहा है, कोई एयरपोर्ट पे आ रहा है तो उसके सामान की स्क्रीनिंग कराई जाती है। एक्सरे पूरी स्क्रीनिंग होती है तो उसमें कोई ऐसी वस्तु तो नहीं आ रही है जो खतरा पैदा कर सकती है, कोई ऐसा हथियार तो नहीं आ रहा है, सोने की तस्करी तो नहीं हो रही है, हीरे की तस्करी तो नहीं हो रही है, तो एक्सरे स्क्रीन से उसका पता चल जाता है। इसके अलावा एक्सरे का उपयोग जटिल क्रिस्टलों के संरचना के अध्ययन में किया जाता है। बहुत भास्ट यूज है एक्सरेज का। उसके बाद तीसरी किरणें आते हैं, तीसरा प्रकार पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट। इसकी वेवलेंथ थोड़ा और बढ़ जाएगी, बढ़ते क्रम में चल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। ऊर्जा के घटते क्रम में, मतलब आवृत्ति के घटते क्रम में तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में चल रहे हैं तो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे, इसकी वेवलेंथ जो है ये 100 एंगस्ट्रॉम मैक्सिमम था, 100 एंगस्ट्रॉम से शुरू होती है 4000 एंगस्ट्रॉम। ये है इसकी वेवलेंथ। किसकी? 4100 से, मतलब 3900 से नीचे 100 तक। हमने उसको एवरेज में 4000 कहा था, तो 3900 से 100 तक, 3900 को हमने 4000 लिख दिया तो 4 × 10 की घात ऋण 7 मीटर से 10 की घात ऋण 8 मीटर। और इसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज है 10 की पावर 14 to 16 हर्ट्ज। देखिए, वो 18 से 22 थी, ये 16 से 18 है, अब 14 से 16 आ गया। ये फ्रीक्वेंसी का रेंज है भाई। अल्ट्रावायलेट रेज, इनकी डिस्कवरी 1801 में रिटर के द्वारा की गई। देखो, इनका उपयोग भी बहुत ज्यादा है भाई। पराबैंगनी किरणों का उपयोग भी है। क्या? इन रेज की सहायता से रोगियों की सिकाई करने में किया जाता है। इनका उपयोग रोगियों की सिकाई, पेट की सिकाई करनी है या किसी पार्ट की सिकाई करनी है तो उसको करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में इसका यूज होता है। क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव हमारा पूरा एक चैप्टर है, वहां पर यूवी रेज डाली जाएंगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टडी। प्रकाश विद्युत प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा जो यूवी रेज हैं
बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, जीवाणुओं को नष्ट करने में होता है, बैक्टीरिया को नष्ट करने में अल्ट्रावायलेट रेज का उपयोग होता है, पराबैंगनी किरणों का उपयोग होता है। और इसकी वेवलेंथ होगी ये 100 से 4000 एंगस्ट्रॉम। इसको आप मीटर में याद रखिएगा, मीटर में कन्वर्ट करना सीख लीजिए, बहुत आसान है, 10⁻14 से 16 हर्ट्ज। आइए उसके बाद हम आते हैं चौथा भाग, दृश्य प्रकाश, जिससे हम भली भांति परिचित हैं। बहुत ही विशाल इसका क्षेत्र है दृश्य प्रकाश का, क्योंकि बिना दृश्य प्रकाश के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 16वीं शताब्दी में न्यूटन का एक कणिका सिद्धांत आया, तो पार्टिकल थ्योरी आई, पार्टिकल थ्योरी के बाद वेव थ्योरी आई, वहां अभी नहीं जाएंगे, परंतु इसकी डिस्कवरी इसलिए न्यूटन ने प्रकाश के बारे में एक थ्योरी दी थी, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो न्यूटन ने 1666 ईस्वी में इसकी खोज की। मैंने बहुत ही छोटा इसमें उपयोग लिख दिया। इनका मुख्य उपयोग वस्तुओं को देखने में होता है, बिना इसके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परंतु इसका उपयोग का जो है बहुत ही विशाल क्षेत्र है, क्योंकि हम टेलीस्कोप पे, माइक्रोस्कोप पे और कैमराज पे, फोटोग्राफी पे और जितने भी हमारे फील्ड है, उन सब में बिना विजिबल लाइट के हम काम नहीं कर सकते। तो मुख्य उपयोग क्या हो गया, वस्तु को देखने में ये प्रयुक्त तो होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को ये दृश्य प्रकाश भी उत्पन्न करता है और फोटोग्राफिक प्लेट्स को भी प्रभावित करता है। अब जो दृश्य विजिबल की अभी हमने रफ में डिस्कस करा था, ये लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब 4000 से थोड़ा कम है, 3900 के आसपास है। एवरेज में आप 4000 लिखना, और ये 7800 लिखा है, ये मैक्सिमम लिमिट लगभग 8000 आप मानोगे। मतलब 4 × 10⁻7 मीटर से 7 × 10⁻7 मीटर ये वेवलेंथ की रेंज होगी। और इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई कितनी, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के, और 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 7.8 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये इसकी वेवलेंथ की रेंज हो गई। आप मीटर में याद करिएगा। और ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज। फ्रीक्वेंसी लगभग विजिबल की रेंज है, वही 14 to 14 वेरी कर रहा है। यहाँ 14 से 16, वहाँ 16 से 18, वहाँ था 18 से 22, तो ये 14 से 10⁻14 है। लगभग 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 7.8 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी का रेंज हो गया भाई। अब आते हैं और ऊपर चलते हैं, दृश्य प्रकाश के बाद आते हैं और बढ़ती हुई वेवलेंथ के क्रम में अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड वेव कहलाती है। 1800 ईस्वी में इनकी खोज हर्शल के द्वारा हुई है। हर्शल ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक भाग है भाई। ये ऊष्मीय तरंगें कहलाती है, ऊष्मीय तरंगें, और इनकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। अब देखिए 7800 एंगस्ट्रॉम से, ये 7800 एंगस्ट्रॉम से यहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ एंगस्ट्रॉम। ये देखिए, इसको मीटर में बदलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर माइनस 10, तो 10 की पावर -3 मीटर बचेगा। 10 की पावर -3 मीटर टू 7.8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर इसका वेवलेंथ का रेंज है। और फ्रीक्वेंसी इसकी 4 × 10 की घात
मतलब 10 की घात 11 हर्ज से, ये 10 की घात 11 हर्ज से शुरू होगा, कहाँ 4 गुणा 10 की घात 14 हर्ज तक। और ये क्योंकि थर्मल वेव्स हैं तो इनका भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। देखिए कोहरा जब पड़ता है, कोहरे के समय फोटोग्राफी में, रात्रि के समय फोटोग्राफी में, और जो गाड़ियों की हेडलाइट्स होती है, देखो जाड़ों के समय में कोहरा पड़ना शुरू होता है तो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसको कहते हैं फॉग लाइट। तो वो क्या करते हैं, ये उष्मी तरंगें, वो जो प्रकाश उत्सर्जित होगा गाड़ियों की हेडलाइट से, वो उष्मी वेव्स को क्रिएट करेगा। तो वहां भी इसका उपयोग होता है। फोटोग्राफी, कोहरे के समय जो फोटोग्राफी होगी उसमें हम इंफ्रारेड वेव्स का यूज करेंगे। रोगियों की सिकाई करने में करेंगे। टीवी वीडियो रिकॉर्डर के जो रिमोट होते हैं, उस रिमोट नियंत्रक के रूप में भी इन वेव्स का यूज किया जाता है। और हम आगे बढ़ते हैं, और अगला भाग और अधिक तरंग दैर्ध्य वाला भाग, तो अब चूंकि एंगस्ट्रॉम में लिखना संभव नहीं हो पाएगा इसलिए मीटर में ही लिखिएगा। माइक्रोवेव्स, इनको हर्ट्जियन वेव भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं, मैंने वैसे तो लिखा है माइक्रोवेव्स, इनको हर्ट्जियन वेव भी कहते हैं क्योंकि इन किरणों की खोज हर्ट्ज द्वारा हुई। 1888 ईस्वी में हर्ट्ज के द्वारा इनकी खोज हुई, इसीलिए इनको हर्ट्जियन वेव भी कहते हैं। इनका ये जो इसका वेवलेंथ का रेंज देखिए, ये है वेवलेंथ का रेंज 10⁻³ मीटर से ऊपर को जाएगा कितना, 1 मीटर तक। 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक लगभग ये हर्ट्जियन वेव्स हैं। 1 मीटर के आसपास मैक्सिमम रेंज है और 1 मिलीमीटर के आसपास मिनिमम है। और इसकी फ्रीक्वेंसी 10 की घात 8 हर्ज से 10 की घात 11 हर्ज है भाई। ये देखिए 10 की घात 11 हर्ज। और ये जो माइक्रोवेव्स हैं, इनका जो मुख्य उपयोग होता है, सूक्ष्म तरंग भट्टी, माइक्रोवेव ओवन आपने सुना होगा, उसमें यूज होता है। रडार प्रणाली में और रेडियो टेलीविजन में और टेलीफोन में भी इनका उपयोग होता है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, ये जो सूक्ष्म तरंग भट्टी माइक्रोवेव ओवन लिखा हुआ है हमने, इसमें देखिए 10⁻² मीटर से 10⁻³ ये -2 से 10⁻² मीटर से, इस माइक्रो का एक पार्ट है, ये छोटा पार्ट है 10⁻² मीटर, 10⁻³ मीटर तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों का उपयोग किया जाता है माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग भट्टी। अब हम और आगे बढ़ते हैं, लास्ट इसका पार्ट ये है रेडियो तरंगें। ये देखिएगा रेडियो तरंगें 1885 में इन तरंगों की खोज का जो खोजकर्ता मार्कोनी के नाम पड़ गया। वैसे तो और लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, फाइनली मार्कोनी को इसका श्रेय दे दिया। तो रेडियो तरंगें 2 प्रकार की हुई, एक तो लघु रेडियो और दूसरे दीर्घ रेडियो। और इनका जो मुख्य उपयोग होता है रेडियो, टेलीविजन और सेल्यूलर फोन, इनमें मुख्य उपयोग है। ये 2 प्रकार की होगी। कौन कौन, एक तो देखिएगा ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है कितना, ये है 1 मीटर टू 10⁵ मीटर, 1 मीटर से ऊपर 100 किलोमीटर तक। 10⁵ मीटर का मतलब 100 किलोमीटर तक का होता है।
ये होती हैं शॉर्ट रेडियो वेव। और दूसरी 100 किलोमीटर से ऊपर 10,000 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर से ऊपर 10,000 किलोमीटर तक, ये है लॉन्ग रेडियो वेव। इनको दो भाग में बांटा गया है, शॉर्ट एंड लॉन्ग। परंतु बुक्स में आपको केवल, कई बुक्स में तो ये दिया होगा, कई बुक्स में 1 मीटर टू 10 की पावर 5 मीटर, 1 मीटर टू 10 की पावर 4 मीटर, और या मिलीमीटर टू 10 की पावर 5 मीटर, ऐसा कुछ दिया होगा। परंतु एक्यूरेट ये पोजीशन है कि लगभग 1 मीटर के आसपास से शुरू होंगी, ये 10 की पावर 7 मीटर तक मैक्सिमम होगी। इसीलिए इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लॉन्ग और शॉर्ट। इनका यूज हो गया रेडियो, टेलीविजन एंड सेलुलर फोन्स में। और इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी का रेंज काफ़ी लो है। सबसे लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हैं 10 की पावर 8 हर्ट्ज टू 10 की पावर 5 हर्ट्ज, 5 टू 8, 8 टू 11। अब देखिए रेडियो तरंगें देखिए, 10 की पावर 5 टू 10 की पावर 8, माइक्रो 10 की पावर 8 टू 10 की पावर 11, इंफ्रारेड 10 की पावर 11 टू 10 की पावर 14, और विजिबल होगी 10 की पावर 14 टू 10 की पावर 14। उसके बाद अल्ट्रावायलेट होगी 10 की पावर 14 टू 16। आप 10 की पावर पे याद रखिए, मतलब उसकी रैंक याद रखिए, और 16 से 18 और 18 से 22, ऐसे ही वेवलेंथ। तो ये हो गया विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रकार, उनकी डिस्कवरी, उनकी वेवलेंथ। एक छोटे से चार्ट में हमने ये पूरा याद कर लिया। देखिए ये विजिबल लाइट है, ये देखिए ये विजिबल लाइट है। ये विजिबल से हम कहाँ को गए, देखिए ये विजिबल पोर्शन है। इस विजिबल पोर्शन से हम ऊपर को गए, घटते तरंगदैर्ध्य की ओर गए और बढ़ते तरंगदैर्ध्य की ओर गए। घटते तरंगदैर्ध्य दृश्य से घटता हुआ कौन है, परावैंगनी। परावैंगनी से छोटा कौन है, एक्सरे। एक्सरे से छोटा कौन है, गामा रे। घटता तरंगदैर्ध्य हो गया। और दृश्य प्रकाश से बढ़ता तरंगदैर्ध्य देखिए, दृश्य प्रकाश से ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसका हो गया, अवरक्त का। अवरक्त से ज्यादा सूक्ष्म का, सूक्ष्म से ज्यादा किसका, रेडियो का। तो ये आप इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। अब हम इस विद्युत चुंबकीय तरंगों वाले चैप्टर में लगभग ये हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी स्टडी कर ली। अब इसमें से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं, तो हम एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस में आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, थोड़ा सा एक दो, क्योंकि अभी इसमें एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। एनसीईआरटी बुक में आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1, आपकी एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम का नंबर कोई दिया होगा। चित्र में एक संधारित्र दिखाया है, ये देखिए कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर है। इसकी प्लेटें क्या है, ये गोल गोल है, वृत्ताकार। ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये कैपेसिटर है जो 12 सेमी त्रिज्या की दो वृत्ताकार प्लेटों को 5 सेमी की दूरी पर रखकर बनाया गया है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस d = 5 सेंटीमीटर, और इनकी ये रेडियस कितनी है, ये देखिए ये रेडियस, चलिए मैं स्मॉल r मान लेता हूं, स्मॉल r, ये रेडियस हुई है r। ये दो वृत्ताकार प्लेटें हैं जिनकी त्रिज्या 12 सेमी है, एक दूसरे से 5 सेमी की दूरी पर रख करके इसको बनाया गया है। संधारित्र को एक बाह्य स्रोत जो चित्र में नहीं दिखा, एक एक्सटर्नल सोर्स जोड़ रखा है, इस पर जोड़ा होगा ये एक्सटर्नल सोर्स। चलिए हमने डीसी सोर्स लगा दिया, तो इस सोर्स से इसमें करंट फ्लो हो रही है I।
आवेशकारी धारा नियत है, ये कांस्टेंट है, ये करंट क्या है, कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है, 15.515 एम्पियर। तो हमसे पूछा गया है, दो तीन चीजें पूछी गई हैं, क्या, धारिता एवं प्लेटों के मध्य विभवांतर परिवर्तन की दर का परिकलन कीजिए। ये जो कैपेसिटर है इसकी क्या पूछी है, धारिता। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 का, देखिएगा। तो हमको गिवन चीजें क्या है, दिया है, देखिए दिया है, क्या क्या दिया है भाई, संधारित्र की प्लेटों की त्रिज्या R बराबर 12, सेमी है, मीटर में लिख दिया, 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है, मैं शॉर्ट में हिंट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है 5 सेमी, इसको भी मीटर में लिख दीजिएगा, सेमी में 10 की पावर -2 मीटर होता है, तो 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और जो सोर्स जुड़ा होगा इसमें, उस सोर्स से जो आवेशित हो रही हैं संधारित्र की प्लेटें, वो कितने करंट दे रहा है, I इक्वल टू कितनी, 0.15 एम्पियर। ये चीजें हमको दी हैं, तीन चीजें। तो संधारित्र की प्लेटों की धारिता निकालनी है हमको, नहीं, संधारित्र की धारिता नंबर A। चूंकि हम जानते हैं इसकी प्लेट्स के बीच कोई भी मीडियम नहीं है, तो संधारित्र की धारिता नंबर A आप लिख लेंगे, मैं हिंट केवल कर रहा हूं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के A, के तो 1 हुआ भाई, वैक्यूम में, प्लेट्स के बीच वैक्यूम है, एप्सिलॉन नॉट के A मतलब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T। अब यहां पर देखिए, एप्सिलॉन नॉट भी ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी हमको मालूम हो गया। और इसकी जो एरिया होगी, प्लेट्स का एरिया A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, क्योंकि रेडियस दिया है हमको, एरिया नहीं दी है, तो C इज इक्वल टू हम क्या लिख दें भाई, एप्सिलॉन नॉट पाई R स्क्वायर अपॉन D। A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर लिख दिया भाई। अब रख दीजिए मान रख देंगे, तो C इज इक्वल टू, सभी मान रख दीजिए, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12, पाई हो गया 3.14 ही रख देता हूं, चलिए, और R स्क्वायर 12 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। तो ये 12 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर करोगे, चलिए मैं लिख दे रहा हूं एक बारी, 10 की पावर -2 का स्क्वायर अपॉन D हो गया हमारा कितना, 5 इंटू 10 की पावर माइनस, इसको कैलकुलेट आप कर लेंगे। कैलकुलेट तो कैलकुलेशन बहुत इजी कैलकुलेशन है, इतना कठिन कुछ नहीं है। 10 की पावर्स को एक साथ रख लीजिएगा और डिजिट्स को अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये लगभग आ रहा है भाई 8 पॉइंट, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 8.01, ये पूरा ये इंटू A 12 में 144 गुणा 3.14 गुणा 8.85 बट्टा 5, इन सबको गुणा करके 5 का भाग दोगे, 10 की घातों को एक साथ लिखोगे, ऋण 12 और ऋण 4 और ऋण 16 हो गया, ये ऋण 2 ऊपर जाएगा तो ऋण 14 रह जाएगा, फिर जो यहाँ डिजिट आएगा उसमें से भी पावर्स पे डालना, तो ये इतना गुणा 10 की घात ऋण 12 फैरेड आया, क्योंकि ऐसा सिस्टम में काम कर रहे हैं तो इतना फैरेड आएगा। और 10 की घात ऋण 12 फैरेड को कहते हैं पिको फैरेड। तो C इज इक्वल टू कितना आ गया, C इज इक्वल टू नियरली 8 पिको फैरेड हो गया, 8 PF। ये फर्स्ट आंसर आ गया भाई आपका,
एक। इस ए में एक भाग और पूछ रहा है, विभवांतर परिवर्तन की दर भी पूछ रहा है भाई। क्या? विभवांतर परिवर्तन की दर, धारिता एवं प्लेटों के मध्य विभवांतर परिवर्तन की दर। अब चूंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है भाई, कि Q इज इक्वल टू CV, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, dQ अपॉन dt इज इक्वल टू, अवकलन करने पर इसको चलिए फर्स्ट स्टेप कर दीजिए, इसका समय के साथ सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ऐसा लिखेंगे भाई। क्या जाएगा, dQ अपॉन dt इज इक्वल टू, C तो कांस्टेंट है, इंटू dV अपॉन dt। सो dV अपॉन dt यही निकालना है हमको, dV अपॉन dt इज इक्वल टू dQ अपॉन dt अपॉन C कहाँ जाएगा, dQ अपॉन dt क्या हुआ, I, सो dV अपॉन dt इज इक्वल टू I अपॉन C। रख दीजिए मान, dV अपॉन dt I अपॉन C। क्यों? क्योंकि dQ अपॉन dt इज इक्वल टू, करंट कितनी आवेशकारी धारा दी है, ये I होता है। सो अतः dV अपॉन dt इज इक्वल टू, I कितनी थी, 0.15 अपॉन C कितना निकाला है हमने, 8.01 इंटू 10 की पावर -12 था भाई। इसको हल कर लीजिएगा। सो dV अपॉन dt इसको 10 की पावर -12 को ऊपर लीजिएगा, +12 में से 2 इनको हटा दीजिए, 15/8 कर लीजिए, गुणा 10 की 10 बचेगा, तो ये आ जाएगा लगभग 1.87 इंटू 10 की पावर 10। क्या है dV अपॉन dt, वोल्ट पर सेकेंड, इसका यूनिट आएगा वोल्ट पर सेकेंड। ये भी हो गया भाई जी। अब प्लेटों के बीच विस्थापन धारा ज्ञात कीजिए, B। देखिए इस डायग्राम को देखिए, जब हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, ये देखिए यहां से ये धारा हुई IC, इसको कहते हैं कंडक्शन करंट, इस प्लेट तक पहुंची। प्लेटों के बीच में गैप है। प्लेटों, जब हमने विस्थापन धारा पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट पढ़ा था, वो उस डिस्प्लेसमेंट करंट के डिस्कवरी के बाद, उसकी हाइपोथेसिस के बाद, एम्पियर के परिपथीय नियम में मैक्सवेल ने संशोधन किया था। तो विस्थापन धारा क्या होती है भाई, संधारित्र, जब भी किसी परिपथ में संधारित्र होता है, संधारित्र की प्लेटों के बीच लगातार, देखिए विभवांतर परिवर्तन की दर निकाली है हमने, dV अपॉन dt निकाली है, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र लगातार परिवर्तित होते रहता है। विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होने के कारण इस संधारित्र की एक प्लेट से धारा दूसरी प्लेट तक विस्थापित हो जाती है, और वो चालन धारा के ही बराबर होगी। बाहर होगी चालन धारा, यहां तो होगी चालन धारा, और अंदर होगी विस्थापन धारा, तो नंबर भी विस्थापन धारा क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। ये दूसरा भाग हो गया। आइए विस्थापन धारा नंबर B, विस्थापन धारा ID इज इक्वल टू IC के ही बराबर होगा परिपथ के बाहर चालन धारा, और संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या होगा, वो विस्थापन धारा। सो ID इज इक्वल टू 0.15 एम्पियर। और C एक पोर्शन और पूछ रहा है, क्या किरचॉफ के प्रथम नियम में, देखिए
क्या किरचॉफ के प्रथम नियम संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर लागू होता है? स्पष्ट कीजिए। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो किरचॉफ का पहला नियम इस पर लागू होगा कि नहीं? प्रत्येक प्लेट पर लागू होगा कि नहीं? होगा। क्यों होगा? देखिए, इसको बिल्कुल मैं लिख नहीं रहा हूं, वैसे बेसिक चीज है। देखो, इस संधारित्र की पहली प्लेट पर आई धारा IC, पहली प्लेट से दूसरी प्लेट तक गई वो धारा IC बराबर ID के रूप में विस्थापित होगी। फिर दूसरी प्लेट से वही धारा फिर आगे को निकल गई, वो IC हो गई। इसका मतलब प्रत्येक प्लेट पर आने वाली धारा बराबर संधि की ओर आने वाली धारा बराबर संधि से बाहर निकलने वाली धारा, इसको फॉलो कर रहा है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम प्रत्येक प्लेट पर लागू होगा, क्योंकि प्लेट तक आने वाली जो चालन धारा है, एक प्लेट पर चालन धारा आ रही है और एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक वही चालन धारा को हम विस्थापन धारा कह दे रहे हैं, विस्थापित हो गई और फिर वही विस्थापित होकर के चालन धारा के रूप में दूसरी प्लेट से बाहर को निकल गई। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी लागू होगा। लागू होगा, हाँ लागू होगा। मैं बस इतना शॉर्ट में लिख दिया। क्यों लागू हो गया होगा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन NCERT बुक के क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए, किरचॉफ का नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 काफी लंबा क्वेश्चन है, इसको अगले पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष अगले पार्ट में आपसे मिलते हैं। ओके।